और कांग्रेस में यूपी में कांग्रेस अब गद्दी मांग रही है। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बाकीशा। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कुछ ही महीनों के अंदर होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसमें कांग्रेस भी शामिल है, जो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के बाद अब योगी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने भी विधानसभा स्तर पर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर कांग्रेस यूपी में भाजपा को घेरने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर हर विधानसभा में भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और कानून व्यवस्था के मुद्दे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाए हैं। 9 अगस्त के साथ ही 10 अगस्त को भी प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च करेंगे। इस आंदोलन में प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर न्याय पंचायत के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने इस अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी अपने सीनियर नेताओं को दी है। यूपी के सभी 403 विधानसभा के लिए करीब 400 वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा वार मार्च सफल करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ संभावित विधानसभा उम्मीदवारों को भी इस आंदोलन में पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया गया। दरअसल यूपी में कांग्रेस संगठन निर्माण के साथ ही साथ सड़कों पर संघर्ष को प्राथमिकता देती रही है, ताकि कार्यकर्ताओं का वार्म अप होता रहे। बता दें, यूपी कांग्रेस के संगठन निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसके लिए प्रदेश के सभी 823 ब्लॉकों में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों ने अपनी 25 सदस्यीय कमेटी गठित कर ली है। इन ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों की तादाद 20,575 है। साथ ही साथ 8,134 न्याय पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति का टारगेट यूपी कांग्रेस ने पूरा कर लिया है। कितनी कामयाब होगी कांग्रेस की कवायद? कहां पर है यूपी में कांग्रेस? आखिर क्यों सपा और बसपा को छोड़कर यूपी के लोग चुनेंगे कांग्रेस को विकल्प? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। सूबे की राजनीति में सियासत के मैदान से कांग्रेस अब यूपी में अपनी गद्दी तलाश कर रही है। कांग्रेस यूपी की गद्दी चाहती है, लेकिन 30 साल पुरानी पार्टी आखिर कांग्रेस का अस्तित्व यूपी में कैसे खत्म हुआ? आपको बता दें, धीरे धीरे कांग्रेस यूपी में सक्रिय होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस उस राज्य में तेजी से अलग थलग हो रही है जो कभी उसका गढ़ माना जाता था। अब हालत यह हो चली है कि राज्य में पार्टी खत्म होने की कगार पर है। गांव की पंचायत से राज्य की विधानसभा और देश की लोकसभा तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। बात किसी भी चुनाव की हो, हर चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस संख्या बल के हिसाब से निचले पायदान पर नजर आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस तमाम मुद्दों को जनता के बीच में लेकर आएगी और कैसे अपनी जमीन मजबूत करेगी। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की बहस इसी पर करेंगे कि आखिर कांग्रेस यूपी में गद्दी मांग रही है तो किस आधार पर मांग रही है। चलिए बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए अमित पुरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए अभिषेक बाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, बसपा से पक्ष रखेंगे राजीव उपाध्याय जी और सपा से पक्ष रखेंगे पूर्व मंत्री डॉक्टर आर ए उस्मानी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी अमित पुरी जी की और। अमित पुरी जी, कांग्रेस अब अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। विधानसभा में हमने स्थिति देखी, गठबंधन करने के बावजूद एक दूध में से हम मक्खी निकाल कर फेंकते हैं, उसी हिसाब से सपा ने कांग्रेस को फेंका। 7 सीट कांग्रेस को हासिल हुई। लोकसभा में हमने देखी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने लाज रखी, लेकिन अब कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर गई है, यूपी के गद्दी चाहती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या
एक सीट लोकसभा की और विधानसभा में 7 सीटों के आधार पर क्या कांग्रेस यूपी में फतेह हासिल कर पाएगी? चीजों को बहुत साफ करना पड़ेगा। उसमें से पहली है कि कांग्रेस इस हाल में कैसे पहुंची, नंबर 1। नंबर 2, जहां पहुंची उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया। और यहां आने के लिए हमको 1989 जाना पड़ेगा। 1989 में कांग्रेस लगभग सत्ता में थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास किया, सुबह गैर विवादित बता के अयोध्या में, और शाम होते होते उसे कांग्रेस ने गर्भगृह के शिलान्यास को विवादित करार दिया। और उस 9 नवंबर 89 के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर कभी नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस के जो कारण थे कि विवादित है कि गैर विवादित है, उसे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने मान लिया कि न मायावती ना राम। दूसरे इश्यू पे आइए। उसके बाद अभी हालिया चुनाव के अंदर 2017 के आसपास कांग्रेस ने देवरिया से दिल्ली तक राहुल गांधी जी की अगुवाई में, जो उस समय कांग्रेस के बड़े चेहरा थे और आज भी बड़े चेहरा हैं, अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे हुए, उन्होंने नारा दिया 27 साल बेहाल, और देवरिया से दिल्ली तक यात्रा की। लेकिन ताज के झूमर पे आते आते कांग्रेस ने एक राजनीतिक घूमर किया और कांग्रेस ने उन्हीं लोगों के साथ यह नारा लगा दिया, यूपी को ये 7 पसंद है। 2019 में आते आते कांग्रेस ने अपना साथ दूसरी जगह कर लिया। तो जो पॉलिटिकल क्रेडिटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है कांग्रेस पार्टी की, वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित नहीं रह गई, और शायद इसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ज़ेरे बहस आप ये मुद्दा लेके आई हैं। आप कहें आप बीजेपी में हैं और वो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं लेकिन ज़ेरे बहस आपका मुद्दा ऐसा था, इसलिए मुझे मजबूरन इस बात को कहना पड़ा। और यहां आते आते एक वाक्य और जोड़ करके मैं रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट के लिए लीव कर दूंगा, वो अपना वर्जन देंगे, फिर कोई क्रॉस बात आएगी तो आती रहेगी। आज भी कांग्रेस जो नारा लगा रही है, वो क्या लगा रही है? वही माइंडसेट, वही साइकी है कांग्रेस के दिमाग में कि सत्ता कांग्रेस पार्टी के लिए बनाई गई है, इसीलिए कह रहे हैं गद्दी छोड़ो। अरे गद्दी नहीं है, ये लोकतंत्र के गर्भ से निकली हुई एक लोकतांत्रिक सत्ता है, जिसमें समाज की सेवा के लिए राजनीतिक दल आगे आने चाहिए। आपके पास भी आऊंगी मैं, लेकिन अमित पुरी जी आपके पास मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बात ही, अगर कांग्रेस सक्रिय हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं अगर फायदा दिखाई दे रहा है कि ठीक है आपका जो विकल्प है वो समाजवादी पार्टी है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। ऐसे में अगर मुस्लिम समाज, यादव वोट बैंक की बात करें, अगर वो एकजुट होता है तो आपको नुकसान तो होगा। अच्छा, आते हैं इसके ऊपर भी एक पंक्ति के अंदर। इसको लाभ होगा या नुकसान होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस अपने लाभ के लिए ये नारा लेके आई है, तो पहले तो कांग्रेस का लाभ समझ लें। और दूसरा, आपने शहरी और ग्रामीण में बांटने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश का मतदाता बहुत प्रबुद्ध है और उसके इश्यूज भी कॉमन है। वहीं पर ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में ये होगा या ग्रामीण क्षेत्र में ये होगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस मिलके भी लड़ चुकी है सपा के साथ, और तब भी परिणाम क्या रहे थे वो आपने देखे। सपा और बसपा मिलकर के भी लड़ चुके हैं, वहां परिणाम क्या रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मतदाता को अपने इश्यूज से मतलब है, उसका एड्रेस जो करेगा यानी बीजेपी, वो उसके साथ जाएगी। चलिए अभिषेक जी की ओर कर रही हूँ मैं। अभिषेक जी, कांग्रेस एक बार फिर हमें यूपी में सक्रिय होती दिखाई दे रही है। भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च के साथ अब कांग्रेस भी उतर गई है, लेकिन सवाल मैंने किया था कि विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह से एक दूध में से मक्खी निकाली जाती है, उस तरह से कांग्रेस का हाल हुआ। लोकसभा चुनाव में लाज कहीं न कहीं सोनिया गांधी ने बचा ली, लेकिन अब इस नारे के साथ आप उतरे हैं तो आपको क्या लगता है आपको फायदा होगा? क्योंकि 30 साल पुरानी पार्टी हमें कहीं भी कांग्रेस का अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है यूपी में, और किस आधार पर आप सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 1942 में जब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था, तो वो क्यों दिया गया था? ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए दिया गया था। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले, आपको ध्यान होगा कि कैसे ब्रिटिशों की जी हजूरी किया करते थे और कैसे सूचनाएं आदान प्रदान करते थे, किसी से छुपा नहीं हुआ है उस समय की बात।
नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज कि आपको मैं याद दिला दूं कि एक आंदोलन में लेडी हुआ करती थी अरुणा आसिफ अली, जो कि ग्रेट ओल्ड लेडी हुआ करती थी। आज माननीय प्रियंका गांधी जी उसी नारे को लेकर के आई हैं, बीजेपी गद्दी छोड़ो। वो इस वजह से छोड़ो के लिए नारा लेकर के आया गया है क्योंकि इनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इनके राज में कोई भी व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं है, इनके राज्य में बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पे है, इनके राज्य में महंगाई कहां पे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप एक महिला के साथ साथ गृहिणी भी हैं तो आप जान सकती हैं कि सरसों का तेल 200 रुपए किलो लीटर के हिसाब से बिक रहा है। ये आप अच्छे से जानती हैं। अभिषेक जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी है। अभिषेक जी, मैंने आपकी देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी में अमित पुरी जी को की मैं बात समझ सकता हूं क्योंकि खोता हुआ विश्वास, बिखरता हुआ जनाधार और अपनी दरकती हुई जमीन को बचाने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अमित पुरी जी गांवों की बात कर रहे थे। गांवों के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते, उनकी बातों को सुनते तो मुझे लगता ज्यादा अच्छा लगता। वो भूल गए शायद कि कैसे गांवों के चुनावों को जीतने के लिए इन्होंने लाठी, डंडा, कट्टा, बंदूक सब कुछ का इस्तेमाल किया, खून खराबा किया, तब ये जाकर के चुनाव जीत पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कानून को अपने हाथ में ले करके और मुख्यमंत्री जी की बदजुबानी किस तरीके से है, तो इससे मुझे लगता है कि कुछ छुपा हुआ नहीं है। और माननीय प्रियंका गांधी जी का जो नारा है बीजेपी गद्दी छोड़ो, वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन नारा है क्योंकि तब हमने ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाई थी। आज उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष को भारतीय जनता पार्टी से आजादी दिलाएंगे। चलिए अभिषेक जी, आपकी मैंने तमाम बातें मानी है। मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं, लेकिन सबसे पहले मैं राजीव उपाध्याय जी की ओर रुख कर लेती हूँ। बसपा से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, कांग्रेस सक्रिय हो गई है, बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान है तो फायदा भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के सक्रिय होने से बसपा को और सपा को भी नुकसान होगा? बेचैनी तो आप लोगों में भी बढ़ गई है क्योंकि इतने सालों से कांग्रेस में सक्रिय नजर नहीं आई, इसीलिए बसपा और सपा हमें फ्रंट फुट में दिखाई दी, कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए दिखाई दी। लेकिन एक दलित वोट अगर कांग्रेस की तरफ जाता है तो बसपा को नुकसान होगा। राजीव जी, ये कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उनका अधिकार है। चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, भारतवर्ष में लड़ते हैं। देखिए दिक्कत कहाँ आई, 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की कमोवेश स्थिति वही थी जो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। 2014 से पहले जब इनके प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, यही भारतीय जनता पार्टी, चाहे बसपा पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी या अन्य समाज के लोग, मीडिया के लोग चिल्लाते थे कि भाई कार्यक्रम जो कर रहे हो आप, वो जनता को पसंद नहीं है, ये महंगाई पसंद नहीं है, ये भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। कांग्रेस पार्टी कान में तेल डाल करके और मनमोहन सिंह और सोनिया जी एकदम सोए थे। इसका परिणाम रहा कि एक सत्ता का विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी संख्या में उत्पत्ति हुई। ये हमारे कांग्रेस के मित्र भी जानते हैं और ये पुरी जी को भी मालूम होगा कि जितनी उपलब्धियां योगी जी की, मोदी जी की नहीं थी, उससे 4 गुना ज्यादा विरोध के कारण इनको भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान के अंदर सत्ता हासिल हुई। अब स्थिति ये आ गई है, आज कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर 5 से 6% वोट है भागीरथी जी। अब 5-6% वोट को रिवाइवल करने आप 5-6 महीना पहले आ रहे हैं। आप नियत और नीति लेके आइए। आप केवल भारतीय जनता पार्टी को कह दीजिए कि गद्दी छोड़ो, तो गद्दी छोड़ो, गद्दी तो छोड़ देंगे वो। गद्दी तो वैसे भी जा रही है, जिस तरह से बौखलाहट है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिले जिले दौड़ना शुरू कर दिए हैं। ये बौखलाहट है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान किसान जो भी है वो परेशान है। उसके कारण इनको भी लग रहा है कि ये परेशानी कहीं वोटों के रूप में अगर परिवर्तित हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने से पहले कांग्रेस को तो रिवाइवल होने के लिए ये बताना पड़ेगा कि हम कौन सी नीति और नियत लेके आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर चाहिए होती तो हिंदुस्तान के अंदर
जो इनके ऊपर आरोप लगता है कि आज दलित की स्थिति क्यों इतनी गई गुजरी है, इस शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहिए राजनीतिक रूप में, लेकिन मैं कर रहा हूं। आज जिस तरह से दलित की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से ओबीसी की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से अल्पसंख्यक की, अरे पूरी साहब नहीं कहेंगे, लेकिन मैं उसको कहने में गुरेज नहीं करता हूं, क्योंकि अल्पसंख्यक का मतलब उनके नॉलेज में केवल मुस्लिम होता है, और हमारे नॉलेज में अल्पसंख्यक का मतलब सिख समुदाय भी होता है, जैन भी होता है, बौद्धिस्ट जो भी होते हैं। इनकी स्थिति के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा दोषी है, भाई हम जानते हैं कि अगर किसी परिवार में अगर 5 बच्चे हैं और 2 बच्चे अगर कमजोर हैं, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए उसके माँ बाप पूरी तरह से लग जाते हैं, उसको घर बनवा के देते हैं, उसका व्यापार ठीक करते हैं, उसको नौकरी, सारी चीजें व्यवस्था करती है। घर की माँ, बूढ़ी माँ जो होती है, वो गरीब बच्चे को। हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक जो है, वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, ओबीसी हो, ये सब। लेकिन राजीव जी, आप में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ रही है? अब कांग्रेस सक्रिय तो हो रही है, आपको नहीं लगता कि आपके जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की ओर नहीं? बागीता जी, हमको एकदम बेचैनी नहीं है। आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में हमारी इतनी बुरी स्थिति होने के बाद हम 24% वोट पाए थे। समाजवादी पार्टी से 1 से 1.5% वोट भी हमारे पास अधिक है 2017 की स्थिति, बता दें। पर आप कांग्रेस से गठबंधन अब क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि न सपा चाहती है कांग्रेस से गठबंधन, न बसपा चाहती है, न दूसरी पार्टी चाहती है। तो ये क्या कारण है कि कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करना चाह रहा है? अभिषेक जी, आपके पास भी आ रही हूँ। कांग्रेस से गठबंधन तब न करें जब कांग्रेस के पास कुछ बचा हो। आज हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो 30 साल पहले से लुटा हुआ है। रिवाइवल कर रहे हैं हमारे मित्र, बहुत नौजवान प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, हर दल का अधिकार है कि वो हर अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को लावे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी थी, अभी पूरी चीजें भी मैं पूछूंगा कि हमारी पार्टी 2007 से 2012 तक थी। एक कदम से बहन जी ने दलित समाज के लिए 1 लाख नौकरी निकाली, और 1 महीने के अंदर पूरा करके हर आज स्वच्छ भारत जो आप पूरी साथ चला रहे हैं, पूरे ग्रामीण इलाकों, ग्रामीण अंचलों में हर न्याय पंचायत, हर क्षेत्र पंचायत, हर जिला पंचायत में 1-1 सफाई कर्मचारी 1 महीने के अंदर भर्ती करने वाली। इससे 2 फायदे हुए। एक तो स्वच्छ भारत का अभियान जो आप अभी लाए हो। चलिए राजीव जी, एक बात तो है, लेकिन कांग्रेस भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च के नारे के साथ सड़कों पर उतरी है, लेकिन नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, कांग्रेस हमेशा सड़कों पर दिखाई दी है। सीबीआई और ईडी का डर तो सिर्फ सपा और बसपा का था, इसीलिए खामोश रही है अभी तक सपा और बसपा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैं बात बोल रही हूँ बिल्कुल सही है, अभी तक सड़कों पर कांग्रेस दिखाई दी है। देखिए, चलिए, सीबीआई तो पूरी साहब के अंग है, पहले सोनिया जी के अंग होते थे। ईडी पूरी साहब के अंग है, पहले सोनिया जी के अंग होते थे। अगर रात में आप खुद थानेदार हो और रात में हमको उठा के बंद कर दो, स्वाभाविक तौर है कि भारत की जनता ये जानती है और डरती है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो भी सत्ता में और केंद्र में रहा है, वो कानून को अपने हाथ में लेकर के दुरुपयोग कैसे अब आप कानून की बात करने लगे। हमने अभी कहा कि किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, कांग्रेस हमेशा सड़कों पर रही है। हम लोग हर मुद्दों को उठाए हैं। देखिए, कोरोना काल 2 वर्षों से चलने के कारण कोई भी दल रोड के ऊपर। चलिए राजीव जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, अभिषेक जी 2 मिनट मुझे दीजिए। मुझे डॉक्टर आर्य उस्मानी की ओर करना है, सपा से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर्य उस्मानी, आपको क्या लगता है, भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च के साथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, और कांग्रेस यदि सक्रिय होती तो आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर रुख करेंगे अगर कांग्रेस कामयाब हो पाती है तो। देखिए, कांग्रेस जो सड़क पे उतरी है, तो कांग्रेस के सड़क पे उतरने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि जो वोट कांग्रेस का वोट था वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया, और जब कांग्रेस बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी कम होगी। समाजवादी पार्टी का वोट तो एकदम अलग है। समाजवादी पार्टी का वोट तो दबा कुचला समाज है, जो सताए हुए लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो वो है कि समाज के आखिरी व्यक्ति के होठों पे मुस्कान लाना, जिसको कहीं से न्याय ना मिला हो, वहां वो समाजवादी पार्टी के लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार में रही, उसके बाद कांग्रेस गई तो बीजेपी आ गई केंद्र में। अब इन लोगों की आपस की लड़ाई है, इसमें समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है।
समाजवादी पार्टी ने विकास किया है और जितना विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है वही विकास का एजेंडा जो है। लेकिन डॉक्टर वही आरिफ जो- उस्मानी, कांग्रेस को सक्रिय बीजेपी कर रही है अभी फिलहाल, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपनी जमीन बचा नहीं पा रही है। अमेठी सीट से राहुल गांधी हार गए। जब राहुल गांधी का चेहरा काम नहीं कर पाया तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रियंका गांधी का चेहरा काम कर पाएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल यूपी में विकल्प योगी आदित्यनाथ के सामने सिर्फ अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब यदि कांग्रेस सक्रिय रहती है तो मुस्लिम और यादव वोट तो बटेंगे, दलित वोट भी बटेंगे, तो नहीं, सपा कतई नहीं। बसपा को एक बड़ा नुकसान है। उत्तर प्रदेश के दलित, मुस्लिम और यादव वोट जो है, वो पिछड़े वर्ग के वोट जो है, उन्होंने मन बना लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना और जो विकास की योजनाएं जो रुकी हुई हैं, जो विकास कार्य रुके हैं, उनको पूरा तो कराना। कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पहले आने वाले समय में, पिछले समय में हमने कांग्रेस- देखा कि कांग्रेस के साथ थे वो वोट। जो बीजेपी के तरफ से भागेंगे लोग और जो समाजवादी पार्टी में नहीं जाना चाहते वो कांग्रेस में चले जाएंगे, यानी नुकसान बीजेपी का होगा। समाजवादी पार्टी का कहीं से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसका एजेंडा ही अलग है। उसका कोई छुपा एजेंडा नहीं होता है, उसका खुला एजेंडा होता है। 10 लाख लोगों को नौकरी देना है तुरंत, गरीबी दूर करना है जी, 1 लाख महिलाओं को पेंशन देना है, व्यापारियों, किसानों, पत्रकारों के कर्जे माफ करने हैं। ये एजेंडा है समाजवादी पार्टी का। चलिए ये अभी एजेंडा इन लोगों का है। बिल्कुल, वो तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि जो इस एजेंडे के साथ आप उतर रहे हैं मैदान में, वो कितना सफल हो पाता है। अभिषेक जी जल्दी से कहिए, आप कुछ कह रहे थे। जी, तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिससे आपके कि पास भी आ रही हूँ मैं सर। नहीं, मैं आपका बहुत भागीसा जी आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने बसपा के मित्र जो बैठे हैं उनको आपने उनकी बातों का जवाब दे दिया कि सड़कों पर कांग्रेस ही दिखाई देती है। आपने कम से कम ये माना तो कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी की भूमिका अदा कर रही है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज कि कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसने कोरोना काल से लेकर के चाहे नौकरी के, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पे, चाहे महंगाई के मुद्दे पे, चाहे किसानों के मुद्दे पे, चाहे महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, इवन हमने यहाँ तक का काम किया कि हमारे माननीय प्रियंका गांधी जी का दिल देखिए कितना बड़ा है कि उन्होंने सपा के जो महिला थी उनके साथ जो बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी, उसके उस विपक्ष की होने के बावजूद महिला के नाते वो वहां पे गई, उसका दुख साझा अभिषेक करने जी के लिए। मेहनत इतनी जबकि- करते हैं आप, नौजवानों के लिए उतरते हैं, किसानों के लिए उतरते हैं, लेकिन अस्तित्व तो पूरा खत्म हो गया कांग्रेस का। और राहुल गांधी खुद लीजिए। अमेठी से हार गए, देखिए हार जीत तो एक लगी रहती है। तो फिर किस आधार पर आप गद्दी मांग रहे हैं यूपी की, अभिषेक जी? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं बचा पाए थे सीट, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं बचा पाए थे। बड़े से बड़े नेता अपना सीट हारता है, तो ये आप कोई किस कहने हक वाली से बात गद्दी नहीं है। मांग रहे हैं अभिषेक जी? लेकिन फिर यूपी में मैंने आपको पहले भी बताया, फिर मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए अमित जी, आपके पास भारत क्या है? छोड़ो आंदोलन का आगाज किया गया था। आज माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बीजेपी गद्दी छोड़ो का आह्वान किया गया है सब जगह। राहुल गांधी के नेतृत्व में आप विधानसभा में 7 सीटें लेके आए अभिषेक जी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आपको सिर्फ 1 सीट हासिल हो सकी, वो रायबरेली की सीट थी। मुझे और लगता अब आप है- किस आधार पर विधानसभा चुनाव मुझे में लगता जीतने है की बात कर रहे हैं बागीसा जी, अभिषेक जी? आप मुझे मुझे सिर्फ लगता इतना है- सा बताइए। बागीसा जी, मुझे लगता है कि आपको ध्यान करना चाहिए पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी दो सांसद वाली पार्टी हुआ करती थी। अच्छे से आपको ध्यान है कितने विधायक हुआ करते थे। तो ये समय है, समय का चक्र है, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है। जनता लेकिन अभिषेक जी आपने ट्रायल तो देख ही लिया ना, विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव हुए, उसमें क्या हाल हुआ कांग्रेस का, और आप गद्दी छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे हाल की बात करती तो शायद आप हमारे ऊपर चर्चा न कर रही होती। इससे प्रतीत होता है कि सभी पार्टियां कितनी डरी हुई हैं माननीय प्रियंका गांधी जी से। और हम कभी भी बांटने की राजनीति नहीं करते, हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं। और चुनाव कैसे जीता गया, कट्टे, लाठी, बारूद, बम, इन सब के माध्यम से हम चुनाव नहीं जीतते हैं। हम तो हमेशा जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो वो आज बैकफुट पे होने के बाद वापस से श्री रामचंद्र जी को आगे ना कर देती।
उनके नाम पे वोट मांगने का प्लान ना कर रही होती। अगर काम किया होता भारतीय जनता पार्टी ने तो शायद वो जनता के मुद्दों पे बात करती, जनता के लिए क्या काम किया है उस पे बात करती। विपक्ष, अगर बाकी विपक्षी दलों ने काम किया होता तो शायद वो भी यही काम कर रहे थे, उनकी कमियां गिना रहे होते और उन्होंने क्या काम किया इस बात को बता रहे थे। चलिए अभिषेक जी, अभी मेरे पास समय है, मैं आपके पास फिर से आ रही हूँ जी। अभिषेक जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन अमित पुरी जी को रुक करूंगी। अमित जी आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहिए। छोटे वाक्यों में ही सारा समारोपित कर देता हूँ। मैंने कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों के मित्रों को सुना, ऐसा लगा कि अपोजिशन की स्पेस को भरने की लड़ाई के अंदर दोनों सब एक दूसरे को लांछन दे रहे हैं या अपने को आगे बढ़ाने के लिए वन अपमैनशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो उनका काम है, वो जाने। आपने एक सवाल किया कि कांग्रेस से कोई गठबंधन क्यों नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा कि अभी 2017 में यूपी को ये साथ पसंद वाली पार्टी जो देवरिया से दिल्ली तक 27 साल बेहाल का नारा लाई थी, उसकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पे सपा तैयार नहीं। 1996 में बसपा के साथ गठबंधन किया और जब गवर्नर हाउस में रमेश भंडारी के सामने जाने की स्थिति आई तो कांग्रेस पार्टी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया और कांग्रेस के बड़े नेता मोतीलाल वोरा ये कहते हुए बाहर आ गए कि कांग्रेस मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है, और यहां से पॉलिटिकल बिट्रेल की एक स्टोरी हुई। अभी मैं कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, वो कह रही थी कांग्रेस के ऊपर बहस करने के लिए आपने मुद्दा ले आए। कांग्रेस को लगता है कि आज भी वो उसी राज सत्ता के मानस पटल पे है जहां वो बहस के मुद्दे के बाहर है, और इसीलिए जब अरुणा आसिफ अली जैसी बड़ी क्रांतिकारी की चर्चा कांग्रेस के मित्र कर रहे थे तो एक लेडी बता रहे थे, एक ओल्ड एज की लेडी अरुणा, और उनका पॉलिटिकल कंपैरिजन कर रहे थे प्रियंका जी से, प्रियंका गांधी वाड्रा से। अब कांग्रेस को अगर अरुणा आसिफ अली के अंदर एक ओल्ड एज की लेडी दिखती है तो मैं उत्तर प्रदेश के विवेक पे छोड़ता हूं कि क्रांतिकारियों के सम्मान में क्या भाषा होनी चाहिए। बसपा को बड़ी चिंता थी कि जिले जिले में बीजेपी के लोग दौरा कर रहे हैं, दौरा तो हम कोविड काल में भी कर रहे थे, कोविड पैरामीटर्स के अंदर। आपकी नेता दौरा नहीं करती तो मियां करे फजीहत, दीगर दे नसीहत, इसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। कांग्रेस को लगता है, एक और पॉलिटिकल फैक्ट शेयर कर लूं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, 1977 के पहले कांग्रेस कभी रायबरेली और अमेठी नहीं आ रही और 77 में ही रायबरेली और अमेठी को आ रही, लेकिन 2019 आते आते उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस को अमेठी की सीट भी हारना पड़ा, जो 1977 के बाद से कांग्रेस कभी नहीं हारी थी। लेकिन आपकी विफलताएं जनता के बीच बहुत अच्छे से पहुंचा रही है अमित जी कांग्रेस। एक लाइन और कह दूं, आप उसके बाद सवाल करिएगा। कांग्रेस ने बड़ी जाल बजा कर किया था। मैं आपके बीच में नहीं बोला अभिषेक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पॉलिटिकल डिकोरम बना के रखे, रन ओवर न करें, पब्लिक को सुनने दें फैक्ट को। कांग्रेस जो ये आजादी के आंदोलन के दौरान बीजेपी के नेताओं की भूमिका की चर्चा करती है, आज ही नहीं कर रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कि कोर्ट में गए, मसला हल हुआ। अब गांधी की हत्या के बारे में इनके एक बड़े नेता राहुल गांधी ने एक टिप्पणी कर दी, भिवंडी की कोर्ट में माफी मांग कर आए हैं एफिडेविट दे करके, और बेल के ऊपर है कांग्रेस पार्टी। गांधी हत्या के बारे में जो झूठा प्रचार किया था उस पर बेल पे है राहुल गांधी। अरे एक केस में बेल पे है, नेशनल हेरिटेज के केस पे मां बेटे दोनों बेल के ऊपर है। तो जो पार्टी बेल पे हो उसको पॉलिटिकल रेल पे चढ़ते समय जरा चीजें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन अमित जी कहाँ बेल पे हो। अमित जी बेचैनी तो आपकी भी दिखाई दे रही है कांग्रेस के साथ होने से। नहीं, कोई बेचैनी नहीं है, अभी वेलकम। हम चाहते हैं कि एक जो बड़ा नारा था कि राहुल गांधी आए हैं, नया सवेरा लाए हैं, राहुल नहीं एक गांधी है, आंधी है, वो आंधी फ्लॉप हो गई, छप्पर गिर गया। अब दूसरी गांधी आई है, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी आंधी ले आए हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए। स्वागत है, हमारी कोई उसके ऊपर दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी नहीं है, हमारी सद्भावना है, वो आए कांग्रेस पार्टी के। लेकिन सर कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी विपक्ष की कुछ अभिषेक जी 2 मिनट में आपके पास आ रही हूँ कि सूप बोले चल्ली क्या बोले, जिसमें राफेल के मामले में देश के चीफ जस्टिस के सामने माफी मांग के आया, देश के चीफ जस्टिस के सामने जो माफी मांग के आए, ये माफी वाली से निकाल दिया, ये माफी राजू जी एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। में मक्खी की तरीके से निकाल दिया। अरे कौन जो कभी मायावती किया करते थे नरेंद्र मोदी का, और बेल की बात, क्योंकि इनको लगता है राजसत्ता पर स्वाभाविक हक
नेहरू गांधी वंश का है। ये वंशवाद की पार्टी देश को धरातल पे ले गई, रसातल में ले गई। किसी से छुपा नहीं हुआ। भारत निर्माण कर रहे थे 45 साल 40 साल, उसके बाद दोबारा आए, फिर भारत निर्माण किया, आज तक भारत निर्माण नहीं कर पाए। जो कभी वो राफेल में झूठ बोलने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगने वाले हैं, भिवंडी के केस में बेल पर काफी अच्छा में, नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर। तो ये जो बेल वाली पार्टी है, इसके नेताओं का पॉलिटिकल कैरेक्टर लोगों को मालूम है। कभी घाट की यात्रा निकालते, उत्तर प्रदेश में कभी घाट की यात्रा निकालते, और घाट से घाट में कांग्रेस की घटिया खड़ी हो गई उत्तर प्रदेश में। घाट से घाट तक कांग्रेस की घटिया खड़ी हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कांग्रेस की राजनीतिक सच्चाई है, जिन्होंने हर नेता के साथ पॉलिटिकल बिहेव किया। मुलायम सिंह जी ने कहा मेरी राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत हत्या कांग्रेस कराना चाहती थी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह जी ने कई बार कांग्रेस मेरी हत्या कराना चाहती है। आप एक एक करके बोलिए, आप एक एक करके बोलिए। अभिषेक जी, अमित जी, मैं भी समझ पाऊँ और जो दर्शक देख रहे हैं आप लोगों को वो भी समझ पाए, एक एक करके बोलिए। अभिषेक जी, मैंने आपको मौका दिया था अभी बोलने का, लेकिन चलिए अमित जी एक सेकंड, आप अभी समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे अभिषेक जी कि प्रियंका गांधी जी तो वो पीड़ित महिला थी, उनसे मिलने गई, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि गठबंधन जब आपने किया तो 49 सीटें सपा के पास आई, आपके पास 7 सीटें आई, उसके बाद क्या हुआ कांग्रेस का हाल? आपके बड़े बड़े जो नेता थे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। आप अपनी जमीन क्यों देखने की कोशिश नहीं कर रहे? वागीसा जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब गठबंधन होता है तो कभी कुछ प्रॉफिट भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो सर अभी एकला चलो की स्थिति में भी तो आप है नहीं। लेकिन इन्होंने मायावती जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्योंकि इन्हें पॉलिटिकल नौकरी दिलाने के लिए भूसा सर्टिफिकेट बनना है। कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल खाली लाभ का मुनाफे सौदे का सौदा है। आज वो लोग कहाँ गए? आज ये बेनिफिट के लिए पॉलिटिकल अलायंस करते हैं। आती थी और बात करती थी। उस्मानी साहब समझ गए आपसे क्यों अलायंस की थी? प्रॉफिट लॉस के लिए अलायंस की थी इन्होंने। कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल अलायंस इज अ मैटर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे बढ़ रही है और इसीलिए पॉलिटिकल स्टेट करते हैं लोगों को। गांधी है, इसी पैटर्न पे ये इतने बेचैन हो चुके हैं कि इनकी पॉलिटिकल लाभ वाली गठबंधन कर दिया। अभी आपने कहा प्रॉफिट। चलिए अभिषेक जी, अमित जी, आप दोनों के पास में आ रही हूँ, लेकिन राजीव जी की और करीब वो काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। जेल और बेल की बातें कर रहे थे तो बड़ी अपने आप में वो विडंबना लग रही थी कि एक इनकी सांसद और पूर्व मंत्री आज 3 दिन से बेचारी चिल्ला रही हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। जिस व्यक्ति ने उनका घर जलाया उस व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराए थे और 2-4 दिन पहले ही माननीय आपकी सरकार थी, उस लेडी की चिंता तब क्यों नहीं की आपने? नहीं, हमने तो FIR करके जलवाया था पूरी साहब। हमने तो उनको जेल में, हमारे विधायक होते हुए भी उनको जेल में भेजा था। मुख्यमंत्री और आज आपने ब्राह्मण और मुख्यमंत्री के लोग नमक छिड़कने का काम किया। मुख्यमंत्री नहीं थी, आज हमारे मुख्यमंत्री लखनऊ तक चिल्ला रही लेकिन आज के अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं इसके बारे में हम सरकार ने क्या किया? अरे सरकार ने क्या किया? मुख्यमंत्री ने सम्मान की रक्षा क्यों नहीं की? उसके बावजूद कह रहे हो। अमित जी, एक सेकंड, आप राजीव जी को बोलने दीजिए, वो क्या बोल रहे हैं उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अरेस्ट को रोका गया। पूरी साहब मुख्यमंत्री जी, मायावती जी ने पॉलिटिकल अरेस्ट क्यों रोकी? सारे लोग उन आरोपियों को संरक्षण क्यों दिया? के अलावा महिला नहीं थी, तो कांग्रेस की अध्यक्ष रही होंगी या बीजेपी की सांसद? क्या ये पॉलिटिकल कलर पे निर्णय होगा? ऐसे है तो न्यायपालिका पॉलिटिकल कलर पे निर्णय होगा? हर एक जिनके ऊपर FIR
FIR को आप वापस ले लीजिए पूरी साहब। कौन सी FIR? साहब आज कोई कार्रवाई नहीं की, पॉलिटिकल चलाती है आपने। और माननीय योगी जी से मुकदमा खत्म ठोकने वालों करती है, को पॉलिटिकल के मुकदमे खत्म करती है। ये उत्तर प्रदेश की और हर तब किसी के मुंह से नहीं निकला खत्म हो जाना कि चाहिए। गुनाहित महिला है, उसके घर के ऊपर चलाने की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। समान नजरों से अगर आप हमने तब भी विरोध किया, हमने कहा कि वो कांग्रेस की अध्यक्षाओं की अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स के घर पर इस तरह राजनीतिक हमला और अराजकता और आक्रमण नहीं हो सकती। हमारा तब भी स्टैंड था। हर एक पब्लिक का मुकदमा वापस होना चाहिए था जिसमें जघन्य अपराध न हो। अरे मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ, उसकी चर्चा कीजिए। रीता बाबला के घर चलने वालों का मुकदमा हल्का क्यों किया गया? चला रहे हैं आप, क्यों उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? नियम बना रहे हैं, पब्लिक के लिए नियम बना रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में रीता जी का मकान जलाया जा रहा आपको था। बताना पड़ेगा। तब महिला मुख्यमंत्री ने क्या किया? उत्तर प्रदेश जानना चाहता अमित जी और पुलिस राजू जी, के आप पास एक एक करके बोलेंगे तो मैं भी समझ पाऊंगी और जो भाई, दर्शक कोई देख रहे हैं वो साहब, भी सुन रहे हैं वो कोई भी साहब। समझ पाएंगे ना। ओरी साहब, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी 200 देशों का लगभग दौरा कर दिए, कोई दुनिया का देश नहीं रीता बचा। बाबला के मकान का कहां से अरे राजू जी, आपसे मैंने अभी बसपा के बारे में पूछा तो आप जवाब दे नहीं पाए और आप बस बीजेपी पर आके अटक जाते हैं। आप खुद का भी तो देखिए ना कि खुद की जमीन कहाँ रीता है। जी के मकान के बागीचा जी, बसपा अपने जमीन को तलाश चुकी है और अकेले अरे मैं कह रहा हूं, रीता जी कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं आप? कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं आप? 2007 से रीता जी के मकान जलाने की घटना को जो हमारी कार्यक्रम थे 2007 के बारे कार्यक्रम में, ये था आज जो कि पावर उस समय के विपक्ष के नेताओं के घर आके में जलवाओ। आप कर रहे हो, ये कार्यक्रम था बसपा का। राजीव जी, कुछ समय पहले बहन जी का नारा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और आप उन्हीं की आप आरती कर रहे हैं और आप जमीन की बातें कर रहे हैं। आप तो खुद दोहरी राजनीति कर रहे हैं। आप मेरी बात को सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किसी एक जिले में ब्राह्मण अध्यक्ष नहीं है बसपा का। आप इतने सम्मेलन कर भी लेंगे राजीव जी, लेकिन जनता के बीच तो आप कभी दिखाई दिए नहीं सड़कों पर। बहन जी तो मुझे इस कोरोना काल में कहीं भी दिखाई नहीं दी सड़कों पर जनता के बीच। कौन दिखाई दिया? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कह रहे हैं कि हम कोरोना काल में किसी आप फिर भारतीय जनता पार्टी पर आ गए राजीव जी। मैंने अभी आपकी बात की ना, अभी मैंने बसपा की बात की ना। उस समय की महिला मुख्यमंत्री ने रीता जी के मकान जलाने में क्या किया? अमित जी एक सेकेंड कहिए राजीव जी। हमारी नियत नीति एकदम साफ है। जिस तरह से 2007 से 12 के बीच में हमने सरकार चलाई थी, जिस तरह से दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, अगड़ों को सबको लेकर के चले थे, उसी तरह से ले जाकर के वही नियम और नीति के अनुसार 2022 की सरकार हम पुनः बनाने जा रहे हैं। इसी तरह एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को रात में मारा जाएगा, जैसे बसपा की सरकार में हवा में मारा गया था। अरे पूरी करने के लिए ये तो वही हाल है, वही किया जाएगा। आप उसको उत्तर बताओ प्रदेश भूला नहीं है उस घटना को, जब एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पैसे की उगाही में मार डाला गया। वो व्यक्ति बात करेगा जो आदमी चीर हरण करता हो ब्लॉक प्रमुख के छोटे से चुनाव में, अपनी वही अपने पीठ थपथपाता है, महिलाओं का चीर हरण करते हो आप लोग महिला का वस्त्र नग्न करने का प्रयास करते हो। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, और आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। हमने जो शासन दे दिया, हमने जो बीजेपी ने बचाया और उसी समाजवादी पार्टी के साथ आज भी याद कर रहा है आपके उसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया बहन जी के शासन का केवल सत्ता के प्रभाव के लिए 2019 में हमने जो स्वच्छ प्रशासन वो आज भी याद किया जा रहा है। ऊपर एफिडेविट देके राजनीतिक लाभ के लिए जा रहे हैं और हमने जो विकास किया आपका विकास नहीं होता है, जो अपने विकास नहीं होता समाज को न बचाता है तो आप रामलला को मायावती जी के मान सम्मान के लिए लाते हो। उस समय बीजेपी आगे आई जब गिरी बैठी थी। आप लोग धार्मिक फैला करके राजनीति करने वाले लोग राजनीति तो अभी मैं चारों ही पक्षों से देख रही हूँ कि जनता की बातें कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी पार्टी और दूसरे की पार्टी को आप लोग निशाना बना रहे हैं। चलिए अभिषेक जी की और रुक कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम राजीव जी योजनाएं बंद हो गई।
आपकी तो एक योजना के बारे में पब्लिक जाने, उससे पहले आपके नेता दूसरी योजना को लॉन्च कर देते हैं ताकि पिछली योजना आप अपने आप भूल जाइए। ये तो आपकी स्थिति में योजना। नाम बताइए राजीव जी, योजना का नाम बताइए, कौन सी योजना बंद हुई और कौन सी चालू हुई, आप बताइए। आप तथ्यों पे बात कीजिए राजीव जी। विपक्ष के नेताओं के मकान गीता जी कि आपका FDI कहाँ गया? और जो मायावती जी पे हमला होने राजनीतिक लाभ के लिए उसके साथ गठबंधन करके मुकदमे वापस कहाँ लो। गया? आप हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नेता, कोई भारत का प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री भारत के रिजर्व बैंक से पैसा लोन के रूप में लिया हो। आज तक इतनी भ्रष्टाचार की दलदल नैया थी कांग्रेस, उसने भी ये गलत काम नहीं किया था। क्यों करना पड़ गया आपको BPCL क्यों बेचना पड़ गया आपको? ये 51% जो FDI होना चाहिए विदेशी नीतियां, ये क्यों लानी पड़? आप कोई FDI लाए नहीं आज तक, 200 देशों का दौरा कर लिए। आप इसके बारे में जवाब दीजिए। FRBM एक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? राजकोषीय व्यक्ति लगाने के लिए FRBM एक्ट के प्रोविजन पढ़े हैं कि नहीं? इंसॉल्वेंसी बिल सुना है कि नहीं सुना है? फाइनेंशियल मैटर में पहले भारत की संसद में पारित कानूनों के बारे में जानकारी रखा कीजिए और सब वित्तीय मामलों में गाल बजाया क्यों बेचने पड़े? उसका पैसा कहाँ गया? ये जनता जानेगी आपसे। पहले FRBM एक्ट पढ़ लो, इंसॉल्वेंसी बिल पढ़ लो। नहीं, हम लोग तो फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर बोलने की स्थिति बनाओ। पढ़े लिखे विद्वान हो पूरी, जब नहीं पढ़ पाए हो तो हर एक आदमी पे उंगली उठाना जानते हो। हम लोग जाहिल हैं, जाहिल पार्टी के हैं, जाहिल कर रहा है। आप लोग किसी ने जाहिल नहीं कहा। अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए चीजों को आपसे हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है के लिए चीजों को दुनिया में घूमने वाला प्रधानमंत्री, सूरत को बदलने वाला प्रधानमंत्री, मॉडलिंग करने वाला प्रधानमंत्री क्या है? चलिए अभिषेक जी की ओर रुख कर रही हूँ मैं। राजीव जी, आपकी इतनी बौखलाहट मुझे समझ नहीं आ रही है। और अमित जी की भी यदि बात करूँ तो अमित जी एक सेकेंड, अभिषेक और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पष्ट पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर आर्य उस्मानी की ओर रुख कर रही हूँ मैं, पहले उनसे जवाब चाहूंगी। डॉक्टर आर्य उस्मानी, आपको क्या लगता है ये कांग्रेस जो कह रही है भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च, आपको लगता है सफल हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस की जमीन तो बची नहीं है, लेकिन कांग्रेस सक्रिय हो रही है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। अभी अभिषेक जी ने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम एक बार फिर सत्ता हासिल करेंगे काफी समय बाद, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट जो एक कांग्रेस के साथ हुआ करते थे अभी सपा के साथ है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाएगा। तो आपकी बेचैनी तो बड़ी होगी। जी, हमारे वहाँ जो है कांग्रेस का वोट बैंक हमको नहीं मिलता है। हमने अलायंस किया था कांग्रेस से, तो कांग्रेस का वोट बैंक हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया। इसलिए जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो बीजेपी का वोट बैंक है, बीजेपी का वोट बैंक है जो चलिए डॉक्टर आर्य उस्मानी, आप तो मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने गठबंधन किया, लेकिन अब आप कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है, बीजेपी का वोट बैंक कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाता है। तो जब कांग्रेस सक्रिय होगी तो बीजेपी का वोट बैंक कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाएगा। जब बीजेपी का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाएगा तो बीजेपी कमजोर होगी, समाजवादी पार्टी सरकार बना ले जाएगी। चलिए अभिषेक जी, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये रहती है कि वो जनता के मुद्दों को छोड़ करके वो बाकी सारे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। आखिर आप जनता के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करना चाहते? आप महंगाई पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं किसानों के मुद्दों पे बात करना चाहते हैं? क्यों नहीं व्यापारियों के मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं? और क्यों नहीं महिलाओं सुरक्षा के मुद्दे पे बात? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए वो बात करना नहीं चाहती जनता के मुद्दों पे। आपको ध्यान होगा कि संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि शिक्षकों के लिए सामान्य भविष्य निधि पेंशन योजना का वादा किया था, उसका क्या हुआ? संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? और अगर हम किसानों की बात करें तो इन्होंने कहा हुआ था कि किसानों की बात किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? इन्होंने किसानों को ब्याज मुक्त फसली कर्ज देने का वादा किया था,
उसका क्या मंडी एवोल्यूशन की 14 बात दिन करते में हो। 14 दिन में जो मंडी एवोल्यूशन की बात करते हो, फिर तो मैं वो किसानों की 14 बात दिन पे करेगी। गन्ना के किसानों का भुगतान करने की बात होती है। उस पार्टी की सरकार का समर्थन कर रही थी, तो उसमें समाजवादी का जिसके राज्य में कितना ब्याज आपने दे दिया? अमित गन्ना पुरी जी, किसानों आपको के इसकी बात भुगतान बतानी पड़ेगी। आपने छात्रों के लिए आपने क्या किया? 500 करोड़ रुपए की स्थापना करने की आपने बात कही थी, उसका क्या हुआ? मैं अभी पूछ रहा था गन्ना किसानों के भुगतान का योजना का वादा किया था, उसका क्या हुआ? अभिषेक जी, एक बात मैं आपसे चाह रही हूँ पूछना। अभिषेक जी, आप जनता की बात करते हैं, आपने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, और आप वो उदाहरण देते हैं कि मनमोहन के समय पेट्रोल के दाम इतने थे, तेल के दाम इतने थे, तो फिर आखिर कांग्रेस का अस्तित्व खत्म कैसे हो गया यूपी से? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की वकील बन करके बैठी हुई हैं। आप अभिषेक जी, मैं सभी से सवाल कर रही हूँ, मैं अमित जी से भी सवाल कर रही हूँ, आप ये मत कहिए कि मैं वकील बन रही हूँ। मैं सवाल आपसे कर रही हूँ कि कांग्रेस को अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए। सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी से तो होना चाहिए। हाल देखे हो कि नहीं देखे हो? भारतीय जनता पार्टी को बचाने की कोशिश न करें, क्योंकि माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में जब कांग्रेस आएगी तो हर एक चीज का जवाब देगी। जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की फंड बचाने की कोशिश बचा नहीं पाएगी, क्योंकि उसको जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। जनता के मुद्दों पर ही बात होगी और जनता के महंगाई के मुद्दे चलिए अमित जी, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। ये इतनी हलचल क्यों मची है यूपी से लेके दिल्ली तक? आखिर अमित जी, चुनावी बात तो आपको मुद्दों पर करनी होगी, जनता की बात तो करनी होगी। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो जनता का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। जवाब दीजिए जल्दी से कि आखिर इतनी हलचल क्यों बढ़ गई यूपी से दिल्ली तक? चुनाव में जनता फोन आता है कि आप अपना सिलेंडर पिछले 4-5 महीने से भरवाए नहीं, तो भरवा लीजिए। तो महिला का जवाब क्या आता है कि जब सिलेंडर 2000 का हो जाएगा तब मैं आऊंगी एजेंसी गैस लेने के लिए। एक एक करके बोलिए आप लोग, एक एक करके बोलिए। एक तरह की स्थिति बना दिया हमारे प्रदेश के अंदर। गांधी जी ने हम एक एक मुद्दा पर तैयार हैं। माननीय गांधी जी ने आपने क्या किया? अरे पूरे टाइम लखनऊ चलते लायक बनाइए, चलते लायक लखनऊ नहीं बचा है। गड्ढे गड्ढे दिख रहा है पूरे लखनऊ के अंदर, नए सारे लखनऊ के अंदर। अभी कुछ दिन पहले सब गड्ढा मुक्त करोगे भाई? कहाँ से आदर्श? अभिषेक जी एक सेकंड, अभिषेक जी एक सेकंड, ये बोलने दीजिए राजीव जी को क्या बोल रही है। राजीव जी आप कहिए, आप लगातार कुछ कह रहे हैं कि गड्ढे नहीं भरे। आप कहिए, पहले आप कहिए, फिर मैं अमित जी से जवाब जी, दूंगी। मैं एक दिन कहीं बैठा था, वहाँ एक महिला के पास फोन आया किसी गैस एजेंसी का। सुनिएगा, ये पूरी जी के लिए मैं बता रहा हूँ। उस महिला का अंदर से क्या उफान था उस फोन के ऊपर। उन्होंने कहा कि आपने 2-4 महीने से सिलेंडर गैस का जो खाली सिलेंडर है इसको आपने रिफिलिंग नहीं कराई, फिलिंग नहीं कराई है, जल्दी से करवा लीजिए ना, गैस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो महिला ने कहा कि जब 2000 का सिलेंडर हो जाएगा तब मैं आऊंगी आपके एजेंसी पे लेने के लिए। ये स्थिति बन गया उज्ज्वला योजना के अंदर आपके सिलेंडर दिए हुए गैसों का, क्योंकि आपने जब दिया था तो 400 रुपया 500 रुपया के सिलेंडर आते थे मान्यवर, और आज सिलेंडर आपका 1000 का हो गया है उज्ज्वला योजना के अंदर। किस गरीब माँ बाप की क्षमता है कि 1000 का सिलेंडर भरवावे और 20 दिन बाद फिर लाइन लगा करके 1000 का भरवावे? उससे अच्छा वो गोबर और वही। चलिए ये जवाब दे रहे हैं अमित जी इसका। राजीव जी एक सेकंड, इसका जवाब दे रहे हैं अमित जी आपको। के लिए मैं उत्तर देता हूँ। मुझे नहीं मालूम किस महिला के पास कौन सी एजेंसी का क्या फोन आया था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस पार्टी के यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार को चलाने में ये दोनों क्षेत्रीय दल जब साथ दे रहे थे तो कांग्रेस में इस बात की बात होती थी और ये दोनों उसका समर्थन करते थे कि फ्री सिलेंडर 12 दिए जाएंगे, 9 दिए जाएंगे, बात किए जाए। पूरी वो सरकार ने लगातार ये दोनों दल यूपीए 2 में समर्थन करते रहे, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं मनमोहन सिंह जी घोषते हैं। 7 कॉरिडोर की फाइल के डर में 7 कॉरिडोर की फाइल के डर में यह देश की जनता के सामने भारत और 9 सिलेंडर के समर्थन को खेलते रहे
मलाई क्या और सरकार का समर्थन देते रहे। ये सरकार में ये तय नहीं हो पाता था कि कितने सिलेंडर देने और उसके लिए सोनिया की हमको तो 400 सिलेंडर चाहिए और आज एक एक करके बोली ना आप, एक एक करके बोली। अभिषेक जी आपके पास भी आऊंगी मैं, लेकिन अमित जी को जवाब देने दीजिए पहले राजीव जी की बातों का। और मध्य प्रदेश में सप्लाई करवा रहे थे। अभिषेक जी आप कहिए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले न्यूज चली थी, बाकी चैनलों ने भी चलाई थी, कि कैसे उत्तर प्रदेश में धान खरीद के बाद इनके अपने लोग बिचौलिए का काम किए, 900 रुपए में खरीद करके और कितने रुपए में बेचा है किसी से छुपा नहीं हुआ है। उसी के कुछ समय बाद बुंदेलखंड के रास्ते मध्य प्रदेश में उसकी सप्लाई करवाई जा रही थी, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। अमित पुरी जी कितना भी भागने की कोशिश करें, लेकिन भाग नहीं सकते हैं, ना ही जनता को बरगला पाएंगे, क्योंकि जनता के मुद्दों पर हम बात करेंगे और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। अभिषेक जी, जनता के मुद्दे पर आपने बात की, आप जनता के बीच कोरोना काल में रहे, लेकिन पंचायत चुनाव में आपको क्या मिला? अभिषेक जी आप इस बात से स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि कांग्रेस का अस्तित्व अब यूपी में नहीं बचा है? देखिए, हर किसी भी पार्टी का अस्तित्व बचा नहीं है। जो सत्ता में होता है वो अस्तित्व वाला हो जाता है, और जो विपक्ष में होता है वो अस्तित्व विहीन हो जाता है। इतने साल से कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही है? सपा क्षेत्रीय पार्टियां आगे आ गई है अभिषेक जी, इतने साल पुरानी पार्टी, 30 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस आज सपा बसपा को पीछे नहीं छोड़ पा रही और आप गद्दी की बातें कर रहे हैं। वागीसा जी, अगर कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में ना होती तो शायद मुझे लग रहा है कि आप बाकी लोगों को बैठा करके कांग्रेस पार्टी के साथ आप बहस ना कर रही होती, ना ही उसके लिए बात कर रही होती। इससे ही प्रतीत होता है कि कांग्रेस। चलिए आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं भाजपा गद्दी छोड़ो, तो फिर कांग्रेस किस आधार पर यूपी के चुनावी मैदान में उतरी है? क्योंकि कार्यकर्ता तो कांग्रेस के पास बचे नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े नेता हैं, और कुछ कुछ नेता तो छोड़ के भी चले गए हैं। कार्यकर्ताओं की कमी है, तो फिर जनता के बीच कांग्रेस कैसे पहुंचेगी? एक सीट लोकसभा की है और 7 सीट विधानसभा की है। देखिए भागीसा जी, बड़ी साधारण सी बात है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे जरूरी मुद्दा होता है कि जनता की बात करना। जनता की बात आप महंगाई पे आपको करनी पड़ेगी, महिलाओं की सुरक्षा। आपको सबसे अच्छा पता होगा कि महिलाओं की सुरक्षा आज भारतीय जनता पार्टी के राज में कैसी है। महिलाओं की सुरक्षा की बात भी करनी पड़ेगी। जो अन्नदाता आज अपनी आपके राज में कैसी थी अभिषेक जी, और फिर उनके राज की बात करेंगे। जो अन्नदाता आज अपनी थाली परोस नहीं पा रहा, लोगों को अन्न देता है, आज वो किस कगार पे बैठा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बेरोजगारी दर क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे पुलिस वाले अपनी जान को बचा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे गुंडागर्दी इसकी पराकाष्ठा हो गई है इस राज में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे गांव देहातों में चुनाव जीतने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लाठी डंडा पट्टा बारूद बम की स्थिति आ गई है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। तो ऐसी सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हम अपना दायित्व निभाते हैं और निभाते रहेंगे। हम जनता की बात करेंगे और करते रहेंगे। चलिए राजू जी जल्दी से जवाब दीजिए, अब बहन जी सत्ता वापसी कैसे करेगी? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तमाम जो दूसरे दल है वो एकजुट हो गए हैं। अभी मैंने आपसे आपके बारे में पूछा तो आप बीजेपी के बारे में ज्यादा बातें कर रहे थे, तो अब बहन जी किन मुद्दों को लेकर आ रही? क्योंकि आपने कहा कि सभी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है बहन जी फिर से। वागीता जी, हमने सब वर्गों को प्रतिनिधित्व पिछली सरकारों में देते रहे हैं, संगठन में देते रहे हैं, और हमारा कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो नहीं देखी है। उत्तर प्रदेश की एक एक, चाहे वो बैकवर्ड समाज हो, दलित समाज हो, अपर समाज हो, सबने देखा है कि बहन जी का कार्यकलाप क्या है। खास तौर पर महिला समाज को तो ये देख लेना चाहिए कि बहन जी के शासनकाल में महिलाएं इतनी सुरक्षित रहती हैं। हमारी तो सरकार एकदम स्पष्ट कर देती है कि कानून व्यवस्था से किसी नेता, किसी कार्यकर्ता, हमारा भी कार्यकर्ता हो, किसी अन्य दल का कार्यकर्ता हो, कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं। जब हम कानून का डंडा चलाते हैं ठीक से,
तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक रहती है। लेकिन वो सबके लिए बराबर जब चलाएंगे, जब अपने कार्यकर्ता को आज एकदम दबाव में रखेंगे, तभी दूसरे के ऊपर भी कानून अच्छे से काम करेगा। चलिए अमित जी जल्दी से बिल्कुल राजीव जी अब देखते हैं, वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। राजीव जी समय मेरे पास बहुत कम है, अमित जी से आखिरी जवाब चाहूंगी मैं। लूंगा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का कितना सम्मान बसपा की सरकार में था, उसके दो उदाहरण हैं। एक मायावती जी पर राजनीतिक रूप से भी और व्यक्तिगत भी हमला किया गया गेस्ट हाउस के अंदर, और वो पार्टी उस पूरे हमले के मुकदमे को वापस ले बैठी राजनीतिक गठबंधन के सौदे में, और दूसरे रीता बहुगुणा के मकान को जलाने के चलिए अमित जी, अभिषेक जी, राजीव जी और डॉक्टर आरिफ उस्मानी, मैं आप चारों को एक ही बात कहूंगी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और 2023 में पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चारों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने पुराने चेहरों को साइडलाइन करके नए चेहरे की एक टीम तैयार की है और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ये नई टीम कितना साथ देगी प्रियंका गांधी का, और अगर कांग्रेस सक्रिय हुई है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होता है, ये आने वाले समय में देखना होगा। और 2023 में जब कांग्रेस गद्दी चाहती है और इस नारे के साथ उतरी है कि भाजपा गद्दी छोड़ो, तो अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में कांग्रेस कितनी मजबूती पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।